प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है दृष्टिकोण। नारी का जीवन एक दिए के समान होता है। जैसे कि दिए का इम्तिहान हवाएं अक्सर लेती हैं, बाती और अग्नि दांव पर लगी रहती है। कभी लौ इधर तो कभी लौ उधर जाती है, लेकिन नारी रोशन करती है उन जिम्मेदारियों को जो उसे मिली होती हैं। वह अपनी वेदनाओं और आंसुओं को गुपचुप पीकर अपने वजूद को समेट खड़ी रहती है। ना किसी से उसे शिकवा और ना गिला होता है। उसका तो ध्येय सिर्फ इतना होता है कि उसका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे। मधुरिमा की सरकारी कार्यालय में नौकरी लगे अभी 5 महीने ही हुए थे। तभी एक दिन मधुरिमा का छोटा भाई देव उसे लेने के लिए आता है। दीदी, आपको बाबा ने बुलाया है, घर चलो। मधुरिमा: अरे, मैं अभी 2 दिन पहले ही तो घर से आई हूं, फिर कल के लिए तो मुझे छुट्टी लेनी होगी। देव: तो प्रार्थना पत्र लिख दीजिए और सामान रख लीजिए, मैं अभी आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आता हूँ। मधुरिमा घर जाने की तैयारी करने लगती है। बाबा ने बुलाया था, इसलिए कुछ और सोच भी नहीं सकती थी। वह 3 घंटे का सफर करके घर पहुंचती है। सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाकर, क्या हुआ माँ, मुझे अचानक क्यों बुलाया? माँ: कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बाबा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मधुरिमा: मुझे क्यों बुलाया? उन लोगों को ही मेरे कार्यालय हापुड़ भेज देते, वही मुझसे मिल लेते। माँ: ऐसा थोड़े ही अच्छा लगता है। चलो तुम आराम कर लो, सफर में थक गई होगी। आराम करने से चेहरा भी थोड़ा चमकने लगता है। मधुरिमा: चेहरा क्यों चमकाना है, वैसे भी मैं तो जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। माँ: अच्छा, फिर भी तुम सो तो जाओ थोड़ा सा। मधुरिमा: जब सुबह उठती है तो घर में बाबा और माँ घर की सफाई के साथ साथ दीवान और सोफे को कपड़े से पोंछकर साफ कर रहे थे। बाहर से मिठाई, नमकीन, बिस्किट मंगाई गई और साथ में गरम गरम समोसे। सभी घर वाले मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 11 बजे घर की घंटी बजती है। बाबा दरवाजा खोलते हैं। माँ कहती हैं, लगता है लड़के वाले आ गए। मुझे अंदर जाने का इशारा करती हैं। पता लगता है कि बाहर तो सिर्फ एक लड़का खड़ा होता है। बाबा उसे अंदर लाते हैं। घर में सभी उसकी आवभगत में लग जाते हैं। चाय बनाई जाती है, टेबल पर बहुत सारा नाश्ता रखा जाता है। फिर मुझे बुलाया जाता है। मुझे इस तरह से किसी के सामने जाने में बहुत खराब लग रहा था। फिर भी बाबा के डर से मैं हाथों में चाय की ट्रे लिए आती हूँ। बस मुझे ये देखकर बड़ा सहज महसूस हो रहा था कि कोई ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ लड़का स्वयं आया है। कितना ही पूछेगा। वह बहुत धीमी आवाज में मुझे बैठने के लिए बोलता है। फिर मेरी नौकरी के बारे में विस्तार से पूछता है। हम दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। मधुरिमा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो सामने बैठा इंसान है वह पहली बार उससे मिला है। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे चलती है, फिर सब उसे छोड़ने चल देते हैं। माँ कहती हैं, तुझे कैसा लगा प्रतीक? मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा माँ, वह जो पूछ रहा था उसका जवाब मैं दे रही थी। वैसे तो ठीक से बात कर रहा था। माँ कहती हैं, वह रेलवे में अधिकारी है। मधुरिमा: माँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? मुझे नौकरी शुरू किए अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं। माँ: अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तो 2-3 साल में तेरी शादी हो ही जाएगी। मधुरिमा: अच्छा माँ, मैं सुबह हापुड़ के लिए निकलूंगी। 2 दिन बाद रात 9 बजे मधुरिमा के घर से फोन आता है। माँ: हेलो। हाँ बेटा, लड़के वालों ने हाँ कर दी है। बाबा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और अगले महीने सगाई और उसके 15 दिन बाद शादी है। मधुरिमा को माँ की सिर्फ यह बात कि रिश्ता पक्का कर दिया है सुनकर उसके सारे शरीर में कंपन होने लगता है। कानों में सीटियां सी बज रही थीं। मधुरिमा का पेट ऐसे उबल रहा था मानो भट्टी पर रखी दाल तेजी से ऊपर की ओर उबलती है। मधुरिमा को खुशी की बजाय ये चिंता हो रही थी कि इतनी जल्दबाजी में ये रिश्ता हो रहा है। वह अपने आप को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाई थी। अगले महीने सगाई और उसके 15 दिन बाद मधुरिमा और प्रतीक 7 फेरों के साथ ही
शादी के बंधन में बंध गए थे। मधुरिमा बहुत साफ दिल की थी। ससुराल में जो भी उससे कहता, मधुरिमा थोड़ा नृत्य कर लो, वह तुरंत शुरू हो जाती थी। वह सारा दिन अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करती, कभी उन्हें गाना सुनाती तो कभी नृत्य कर कर दिखाती। बस अभी प्रतीक से बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाई थी, क्योंकि संयुक्त परिवार में सारा दिन जो वह प्रतीक के करीब नहीं जा पाती थी, बस रात में ही वह उसके पास आता था, तभी उन दोनों के बीच वार्तालाप होता था। प्रतीक बहुत शांत और अंतर्मुखी था। उसे चूड़ियों की ध्वनि बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मधुरिमा प्रतीक की उपस्थिति में अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को रूमाल से बांध कर रखती थी, कहीं उसकी चूड़ियों की ध्वनि प्रतीक के सोने में खलल न डाल दे। मधुरिमा तो बेखबर अपने नए जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहती थी। वह रोज नहाने के बाद जब अपना श्रृंगार करती तो अपनी मांग में सिंदूर प्रतीक के हाथों से ही पहनती थी। प्रतीक भी अधकच्ची नींद में सिंदूरदानी से सिंदूर उसकी मांग में डालता और अपनी दोनों उंगलियों को मधुरिमा के ही हाथों में पोंछता था। धीरे धीरे प्रतीक को मधुरिमा की उपस्थिति अच्छी लगने लगी थी। अब जब भी वह मधुरिमा से बातें करता, कभी उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाता था और कभी हाथों की चूड़ियों को अपने हाथों से ऊपर नीचे करता था। उसे चूड़ियों की ध्वनि अब बुरी नहीं लगती थी। मधुरिमा बहुत अच्छा गाती थी। प्रतीक अक्सर उसकी आवाज में कोई भी पुराना गाना जरूर सुनता था। मधुरिमा का गाना और उसकी सुंदर छवि प्रतीक के दिल को असीमित आनंद से भर देती थी। प्रतीक को बार बार अपनी पसंद पर गर्व होता था। बस जब मधुरिमा सोमवार सुबह अपने कार्यालय जाने लगती तो प्रतीक को लगता कि वह उसके हृदय को भी साथ लिए जा रही है। उसे अजीब से दर्द का एहसास होता था। लेकिन शनिवार को जैसे ही मधुरिमा आती, प्रतीक बहुत निश्चिंत हो जाता था। उसके आने वाले पूरे सप्ताह की तैयारी वह चुटकियों में कर लेती थी। उसके कपड़े धुलना, प्रेस करवाना, रसोई घर की व्यवस्थाएं, माता पिता की दवाइयां, कपड़ों की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त फल तथा सब्जियां भी वह लेकर रखती थी। मधुरिमा का मन हमेशा कचोटता था कि वह 5 दिन तो घर में नहीं रहती, इसलिए 2 दिन में ही अपना 100% प्रतीक और उसके परिवार को देना चाहती थी। साल भर आने वाले बड़े बड़े त्योहारों पर तो उसके कार्य क्षेत्र में रिश्तेदारों का सम्मान, सभी के लिए उपहार सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि वह नौकरी जो करती थी बस उसके हिस्से में आता था। मधुरिमा, तुम अपने लिए भी एक सुंदर सी साड़ी ले लो ना। साल भर बाद जैसे ही मधुरिमा गर्भवती होती है, उसका कार्य क्षेत्र और बढ़ गया था। अब उसे प्रतीक, उसके माता पिता, रिश्तेदार और गर्भ में उपस्थित बच्चे का भी ध्यान रखना था। कुछ महीनों में ही उसके शरीर की कार्य क्षमताओं में कमी आ रही थी। इसी भागदौड़ और घर गृहस्थी के बीच उसके जीवन में 3 खूबसूरत फूल खिलते हैं। 2 बेटे अविनाश और संस्कार तथा बेटी अमृता। तभी प्रतीक मधुरिमा के सर पर हाथ रखता है। कैसी हो मधुरिमा? मधुरिमा जो अपने जीवन की यात्रा को अपने विचारों में जी रही थी, प्रतीक के स्पर्श से वर्तमान में वापस आती है और देखती है कि वह एक बेड पर बहुत सारे उपकरणों के बीच लेटी है। उसकी नाक पर ऑक्सीजन का मास्क लगा होता है। नर्स बार बार उसकी हृदय गति पर ध्यान रख रही थी। मधुरिमा कुछ कहने की कोशिश करती तो प्रतीक नर्स से कहता, नर्स जरा सा मास्क पकड़ लीजिए, मधुरिमा कुछ कहना चाहती है। नर्स उसके मास्क को हटाती है तो मधुरिमा की बहुत धीमी आवाज आती है, ए जी, बच्चे नहीं दिख रहे। प्रतीक, बस आते ही होंगे, मैंने फोन कर दिया है उन्हें। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मधुरिमा, क्या हुआ है मुझे? प्रतीक, तुम्हारे कुछ अंग अच्छे से काम नहीं कर रहे और हृदय की नलियों में ब्लॉकेज है। मधुरिमा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? प्रतीक, तुम कब से कमजोर हो गई? तुम तो बहुत बहादुर हो। याद है जब हम अमृता के सर में चोट आने पर घबराकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब तुमने अकेले मुझे और अमृता को संभाला था और 3 दिनों तक तुमने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। लेकिन जीवन की व्यस्तताओं में तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। अब तुम ठीक हो जाओ, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मधुरिमा अपनी नजरों को प्रतीक की ओर करती है, तभी उसकी आंख से निकला बड़ा सा आंसू किनारे से निकलकर कान के पीछे जाता है। मधुरिमा अपनी आंखों को बंद कर लेती है
उसे याद आता है जब एक बार अविनाश को तेज बुखार था। उस समय अविनाश मधुरिमा के साथ ही रहता था, एक नौकरानी के सहारे। वह अचानक रात में बेहोश हो जाता है। मधुरिमा अकेले उसे अस्पताल ले जाती है। उस रात मधुरिमा मैक्सी में हवाई चप्पल पहने ही अस्पताल भागी थी। जब प्रतीक को फोन करती है तो उसे पता लगता है कि प्रतीक तो घर में अकेले हैं। उसके माता पिता अपने साले की शादी में गए हैं। और जब सप्ताह के अंत में वह प्रतीक के पास घर वापस आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके बेटे की बीमारी में पिछले 5 दिन जो कष्ट उसने झेले हैं उसका 1% चिंता या परेशानी उसे प्रतीक की आंखों में नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी क्रियाकलापों से लग रहा था कि ये तो बहुत साधारण सा बुखार है जो आता जाता रहता है। उसे इंतजार था कब वह मधुरिमा का सानिध्य पा सके। उस दिन मधुरिमा को लगा कि लोग दूसरों की परिस्थितियों और उसकी स्थिति को समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपना पक्ष ठीक से समझते हैं और सोचते हैं। तभी मधुरिमा के कानों में आवाज आती है, माँ, माँ, कैसी हैं आप? मधुरिमा जैसे ही आंखें खोलती है उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े होते हैं, अविनाश और संस्कार। मधुरिमा की हृदय गति तुरंत ही नियंत्रण में आ गई थी। बस वह मजबूर थी अपने दोनों बेटों को गले से ना लगा पाने के लिए। वह इशारे से अविनाश से पूछती है अपनी बहू यानी अविनाश की पत्नी सालू के बारे में। अविनाश कहता है, माँ, सालू का आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। वह महत्वपूर्ण मीटिंग में थी। वह मीटिंग समाप्त करके आ जाएगी। मेरे ऑफिस में भी कोई छुट्टी देने को थोड़े ही तैयार था। मैं तो लड़ाई करके आया हूँ। मधुरिमा बेचैन हो जाती है, मास्क निकालने का इशारा करती है। अविनाश मास्क निकालता है तभी वह धीरे धीरे कहती है, लड़ाई क्यों की तूने? अरे माँ, ये पापा हैं। फोन पर ऐसे घबराकर बात कर रहे थे जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही हो। अगर आराम से बताते तो मैं अपना काम निपटा कर आता। तभी प्रतीक, तुझे अभी भी नहीं लग रहा कि तेरी माँ कितनी कष्ट में है? अविनाश, पापा, आपका कहने का ढंग ही ऐसा होता है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया था, सारे पैसे भी ऑनलाइन भेज दिए थे। माँ को प्राइवेट वार्ड भी मिल गया था। अब थोड़ी ही मुझे डॉक्टरी करनी है, देखेगा तो डॉक्टर ही। हम तो मूक दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। थोड़े ही किसी को दिखाना है कि देखो मैं कितनी अपनी माँ की देखभाल करता हूँ। मधुरिमा को अविनाश की बातें अंदर तक कष्ट पहुंचा रही थी। उसे अपने बच्चों को देखकर जो आराम मिला था वह छूमंतर हो गया था। अब तो उसकी दोनों आंखों के किनारों से आंसू निकलकर कानों के पीछे जा रहे थे। तभी संस्कार अविनाश को टोकता है, भाई शांत हो जाइए, माँ को शांति की आवश्यकता है। अविनाश, संस्कार, तू ज्यादा समझदार मत बन, हमेशा माँ को खुश करने में लगा रहता है। संस्कार शांत हो जाता है और नर्स के पास जाकर, मैडम, माँ की सारी रिपोर्ट्स मुझे दिखाइए। संस्कार मुख्य चिकित्सक से बात करता है जो मधुरिमा को देख रहे थे। संस्कार को डॉक्टर बताते हैं कि मधुरिमा को इन्फेक्शन हुआ है जो तेजी से सभी अंगों के कामकाज पर असर डाल रहा है। इसके साथ साथ हृदय की नलियां भी बंद हैं। उसे महसूस होता है कि अब माँ का ज्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ दिनों बाद मधुरिमा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वह घर पहुंच जाती है। प्रतीक सभी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। अविनाश उसी शहर के दूसरे इलाके में रह रहा था। वह हमेशा व्यस्तता में ही माँ से मिलने आता था और उसी व्यस्तता में चला जाता था। आज उसकी पत्नी भी अपने 8 वर्ष के बेटे आर्यन के साथ आती है। मधुरिमा को प्रतीक सूप पिला रहे थे। सालू आकर मधुरिमा के पैर छूती है। प्रणाम माँ, खुश रहो बेटा। अरे माँ, मैं तो अस्पताल में आपसे मिलने आ ही नहीं पाई। पहले महत्वपूर्ण मीटिंग्स, फिर आर्यन के स्कूल का वार्षिक समारोह था, उसी में लगना पड़ा। आज तो मैंने सोच ही लिया था कि माँ से मिलने जाना ही जाना है। बस पास ही पड़े स्टूल पर बैठ जाती है। आर्यन मधुरिमा के पास जाता है। मधुरिमा उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है। तभी सालू, अरे आर्यन, दादी से दूर रहो, दादी अस्पताल से आई हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा दूर रहो बेटा। मधुरिमा अपना हाथ खींच लेती है। मधुरिमा आर्यन की चंचलता को देखकर मन ही मन खुश होती है। उसे आज भी याद है जब आर्यन 6 महीने का था और उसे पेट में इन्फेक्शन हो गया था और सालू की नई नई नौकरी थी। तब मधुरिमा ने ही अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर 6 महीने का
चिकित्सीय अवकाश लिया था और 24 घंटे आर्यन की देखभाल में बिताए थे। शालू मधुरिमा के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। माँ, मैं घर जाऊं, अविनाश आने वाले होंगे, फिर आर्यन का गृह कार्य भी तो कराना है। पापा तो हैं ही आपकी देखभाल के लिए। वैसे भी जितने लोग रहेंगे आपको तो परेशानी ही होगी, आपको तो शांति ही चाहिए ना। मधुरिमा, अपने घर के सदस्यों के रहने से शांति ही मिलती है और हिम्मत अलग से। सालू आर्यन का हाथ पकड़कर बाहर को जाती है। मधुरिमा उसके कदमों को देखती रहती है। बस फर्क इतना था कि आज उसके कदम बाहर को जा रहे थे। मधुरिमा के कानों में बाजों की आवाज आ रही थी। औरतें बाहर से अंदर हो रही थी। मधुरिमा को आवाज आती है, अरे दुल्हन आ गई मधुरिमा, पूजा की थाली लेकर आओ। अविनाश की शादी में मधुरिमा ने सारा इंतजाम अकेले ही किया था। वह 2 महीने एक पैर पर नाची थी। वह जैसे ही अविनाश की दुल्हन का स्वागत करने दरवाजे पर पहुंचती है, उसे देखकर खुशी से गदगद हो जाती है और जोश में अपनी गोद में उठाकर नाचने लगती है। इसके बाद कई हफ्ते मधुरिमा की कमर में दर्द रहा था, लेकिन सालू पर घर की जिम्मेदारियां पड़ी तो उसने अलग रहने का फैसला कर लिया। वह घर में रहकर प्रतीक, अविनाश, संस्कार और अमृता के साथ अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही थी। मधुरिमा की घर की दीवारों में से एक एक ईंट निकल रही थी। मधुरिमा ने जो घर खून पसीने से सींचकर पूरे जीवन को समर्पित कर बनाया था, उसमें खोखलापन आ रहा था। परिवार को बड़े और भव्य विचारों की शुरुआत माना जाता है, जो लगातार समृद्ध पीढ़ियों का पोषण करता है। लेकिन आज के समय में निजी पसंद और निजता आज का खास मंत्र बन गई है, जबकि व्यक्तियों के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज मधुरिमा को थोड़ा ठीक लग रहा था, सो उसने प्रतीक से कहा, सुनो, मेरे बालों को अच्छे से गूंथ दो, बहुत झड़ रहे हैं। प्रतीक, अच्छा, मैं तेल डालकर ठीक कर देता हूँ। फिर प्रतीक उसके बालों को आराम आराम से सहलाता है। दोनों प्रेम के सागर में डूबते जा रहे थे। मधुरिमा को प्रतीक की नजदीकियां बहुत दिनों बाद महसूस हो रही थी। प्रतीक उसकी लंबी सी चोटी को गूंथता है, फिर एक गीले कपड़े से उसके चेहरे को पोंछता है। मधुरिमा को एहसास हो रहा था कि एक ही रिश्ता है जो आज भी उतना ही ताजा और नयापन लिए हुए है जैसा कि बरसों पहले था। मधुरिमा नहीं चाहती थी कि उसके जीवन के ये पल कभी खत्म हो। प्रतीक उसके गले में और चेहरे पर पाउडर लगाता है, फिर बिंदी और आखिरी में उसके माथे को चूमता है। मधुरिमा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। मैंने बहुत दिनों बाद जाना कि तुमसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण कुछ भी मेरे लिए नहीं है। तभी मधुरिमा के कानों में आवाज आती है, माँ, माँ। अरे, ये तो अमृता की आवाज है। मधुरिमा के नेत्र भागकर दरवाजे पर जाकर जल्दी से जल्दी अपनी बेटी अमृता को देखना चाह रहे थे। अमृता तेजी से आकर माँ के गले लग जाती है। माँ, क्या हुआ है आपको? मैंने जब से अपनी पसंद की शादी की है, तब से तो कोई भी मुझसे बात नहीं करता, मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जैसे कि मैं तो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। आपकी तबीयत का भी मुझे कल ही पता लगा, जब संस्कार भैया से मेरी बात हुई। तू तो बस यही तो बोलती है, पहले कहती थी माँ मुझे स्नातक करने दो, फिर देखो मैं आपका कितना ध्यान रखती हूँ। फिर तेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, तब भी तूने ऐसा ही कहा था। फिर नौकरी भी लग गई, और जब तू आई तो बस अब मैं सिर्फ आपका ही ध्यान रखूंगी माँ। और तूने शादी कर ली, आप देखो मेरा ध्यान रख पाती है या नहीं। अमृता, क्यों नहीं माँ, मैं तो पूरे 1 महीने के लिए आई हूँ, और अनुज भी आ रहे हैं, उन्हें भी आपकी बहुत चिंता रहती है। तभी संस्कार और अविनाश भी वहां पहुंच गए थे। मधुरिमा अपने तीनों बच्चों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न थी। वह कहती है, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन स्वयं की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्रतीक, क्या नहीं किया तुमने? सब कुछ तो किया है। घर बनवाया है, बच्चे बड़े किए हैं, उन्हें पढ़ाया है, मेरे माँ बाबा का ध्यान रखा है, उन्हें संभाला है, बच्चों की शादियां की, नौकरी को भी लगन और मेहनत से किया है। मधुरिमा, अभी भी मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वह अपनी तकिया के नीचे रखे एक लिफाफे को निकालती है और उसे प्रतीक को देती है। ये रखो, और मेरे मरने के बाद ही इसे खोलना। प्रतीक उसके मोह को अपने हाथ से बंद करता है। ऐसा क्यों कह रही हो?
तभी अमृता, माँ आप घबराओ मत, हमने दिल्ली में बड़े अस्पताल में डॉक्टर से बात कर ली है, हम आपको वहां ले चलते हैं। तभी मधुरिमा एक बहुत गहरी सांस लेती है और फिर दोबारा से उसकी सांस वापस नहीं आती। सभी भौचक्के से उसे देख रहे थे। प्रतीक तो बेजान सा रह जाता है। अमृता, माँ मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई आपके लिए, धिक्कार है मुझ पर। अविनाश, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था माँ आप जा सकती हो। मुझे तो हमेशा हर जगह आप उपलब्ध रहीं, चाहे मेरी परीक्षा हो, परीक्षा फल निकल रहा हो, मैं बीमार हूँ, मेरा जन्मदिन हो, हर समय। लेकिन मैं क्यों नहीं समझ पाया कि ये आपका आखिरी समय है। संस्कार तो मधुरिमा के पैरों को पकड़कर, माँ मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना। प्रतीक मधुरिमा के दिए हुए लिफाफे को खोलते हैं। सभी बच्चे उसे ध्यान से सुनने लगते हैं। प्रतीक कहते हैं, मैं मधुरिमा चौधरी अपने पूरे होश में अपने शरीर के प्रत्येक अंग को सरकारी तौर पर दान कर रही हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।